हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फंड रन। आज हम लेकर आए हैं रियल एनालिसिस का प्रैक्टिस सेट विथ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी हम कराएंगे। एक्चुअली देखा जाए तो मैंने लगभग जो है जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं उन सभी को मैं लेकर आया हूं इस वीडियो में। तो इनको आप जो है एक बार एग्ज़ाम देने से पहले इनको ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आप देख लीजिएगा। तो जिन क्वेश्चंस का मैंने सॉल्यूशन शायद ही होंगे 5-10 न्यूमेरिकल ऐसे जिनका सॉल्यूशन जो है मैं आप वीडियो के माध्यम से आपको लिंक दूंगा, तो उनको आप देखिएगा। वो इसलिए मैं लिंक दूंगा क्योंकि यदि आप वीडियो के माध्यम से समझेंगे तो उसका आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, इस वजह से। ठीक है, आइए देखेंगे, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम देखेंगे रियल एनालिसिस का प्रैक्टिस सेट कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। चलिए मैं पहले लॉन्ग आंसर से ही चलिए शुरू कर देता हूं। आप देख सकते हैं लॉन्ग आंसर में हमारा एक जो क्वेश्चन है जो 2020 में पूरे इसके चांस बन रहे हैं, डिफाइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। यानी कि हमें क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को डेफिनेशन से लिखना है, यानी उसे डिफाइन करना है। फिर आपको उसी क्वेश्चंस में हो सकता है कि इसको ना दे, हो सकता है कि ओनली पूछ दिया जाए डिस्कस दी कन्वर्जेंस ऑफ बीटा फंक्शंस, यानी कि हमें टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ बीटा फंक्शंस। तो मैंने इसको ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ और 2017 का प्रैक्टिस सेट कराया है, तो उसमें भी मैंने कराया हुआ है और इसमें भी मैंने सॉल्यूशन आपको दे दिया है। करेंगे कैसे, यदि आप इस टाइप से भी करेंगे जैसा हमने लिखा है तब भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ आप लिख रहे हैं उसकी हेडिंग जरूर अच्छे से पेन से डाल लीजिएगा। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक, अब देखिए, अब चूंकि देखिए मैं और अदर पेन्स भी यूज कर देता, लेकिन क्या है, मैं अचानक मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किए तो मैं तुरंत ही अर्जेंट बनाने लगा, जिस वजह से मैं जो हूँ मार्केट भी नहीं जा पाया इस वजह से। ठीक है, देख लीजिएगा, दो ही पेन से काम चलाएंगे हम। देखिएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो उसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल होती है। एक इंटीग्रल होता है और तीन कंडीशंस बनानी है। वो क्या है, आप जानते हैं, लिमिट है, तो लिमिट या एक तो होगी फाइनाइट, एक होती है इनफाइनाइट। और फंक्शन फंक्शन जानते हैं, बाउंडेड होता है, अनबाउंडेड होता है। बस इन दोनों ही जो कंडीशंस चार इस टाइप से समझे तो बन गई हैं, उन्हीं चार में से तीन बना लेना है। कैसी कैसी, आपको ये तो लिख लेंगे, सरल है बिल्कुल, लैंग्वेज को रटना नहीं है, खाली एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझना है। द लिमिट, यानी जो लिमिट है आपकी फाइनाइट ना हो, और फाइनाइट ना हो यानी कि अनंत हो दी गई हो। और साथ ही इंटीग्रल जो ग्रैंड फंक्शंस की वैल्यूज होती है वो कैसी है, बाउंडेड है, तो उसे इम्प्रॉपर कहते हैं। ठीक है, और द लिमिट इज फाइनाइट, कंडीशन एक क्या बन सकती है कि फाइनाइट हो लेकिन फंक्शनल वैल्यू जो है वो अनबाउंडेड हो, ये भी हो सकता है। यानी नॉट बाउंडेड लिखा है यहाँ पे, यानी अनबाउंडेड हो। ठीक, अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि लिमिट फाइनाइट हो। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, नाइदर द इंटरवल 0, b में इज फाइनाइट, यानी लिमिट अपनी फाइनाइट हो और साथ ही अपना जो फंक्शन है वो बाउंडेड नॉन लगा है ना हो, यानी कि ना ही लिमिट आपकी फाइनाइट हो, ना ही वो आपका जो है फंक्शनल वैल्यू जो है अनबाउंड यानी बाउंडेड ना हो। ये कंडीशंस बन सकती है। तो इन तीनों ही कंडीशंस में यदि बनता है तो उसे ये हम बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, अब देखिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को भी दो टाइप्स में विभेद बांटा गया है। कौन कौन से, फर्स्ट काइंड जैसे इनफाइनाइट इंटीग्रल्स बोलते हैं, और एक सेकंड काइंड से। तो इसको मैंने सिंपल से लिख दिया है, आप चाहें तो डेफिनेशंस के तौर पर भी लिख सकती हैं। ठीक है, क्योंकि डिफाइन करना था ओनली। देखिए फर्स्ट काइंड का है तो उसमें क्या होती है, लिमिट जो होती है वो इनफाइनाइट और फंक्शनल वैल्यू जो होती है वो बाउंडेड होती है। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड काइंड में क्या होती है, लिमिट फाइनाइट होती है बट जो एफ ऑफ एक्स के या उसी को कहें इंटीग्रेंड वैल्यू जो होती है फंक्शनल वैल्यूज वो अनबाउंडेड होती है। तो ये इस प्रकार से हमें डिफाइन कर देना है। अब आइए देखते हैं बीटा फंक्शंस। तो देखिए बीटा फंक्शंस कभी कभी आपको फंक्शंस बनाकर दे देगा, इसको आपको याद भी कर लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम्स में ओनली बीटा फंक्शंस लिख कर आता है, तो यानी आपको पहले ये याद होना चाहिए, यानी कि आपको बीटा फंक्शंस का जो रूप किस प्रकार से होता है उसको ज़रूर आप ध्यान रखिए। थोड़ी मैं स्पीड में लूँगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो वीडियो मैं नहीं चाहता कि 1 घंटे प्लस का बन जाए, कम ही रहे इस वजह से। ठीक है, आइए देखेंगे। देखिए पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, हमारे पास एम और एन है
और एम और एन है तो अपने पास लिमिट क्या है, 0 और 1 है, तो यानी कि 1 हाईएस्ट है, तो इसी के अंतर्गत अपनी लिमिट बनेगी। तो एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जो एम एन की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होंगी या बराबर होगी, तो ये बन गई हमारी एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि 1 से दोनों ही वैल्यू एम और एन की कम होगी, यानी 1 से कम होगी तो 0 उसमें शामिल हो जाएगा और साथ ही उसमें क्या निगेटिव वैल्यू जाएंगी, है ना। इसी प्रकार से ये ऐसा भी हो सकता है कि एम की वैल्यू 1 से कम हो लेकिन एन की वैल्यू 1 के बराबर या ज़्यादा हो, या फिर वैसा हो, यानी कि 4 पॉसिबिलिटी संभव है। तो हमारा केस फर्स्ट क्या बनेगा, जब हमारा इसको ले लेंगे। देखिए जब दोनों ही हमारे पॉजिटिव होंगे, मैंने बहुत ही विस्तार से यदि आप वीडियो देख लेंगे ना तो आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं हो, इसमें भी आप यदि लिख लेते हैं तो एक कर लीजिए, बाकी आप कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए जब दोनों ही हमारे इस केस को लेते हैं तो देखिए पॉजिटिव होंगे हमारे पास दोनों, तो देखिएगा लिखा हमने इंडिगन एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड होगा। देखिएगा चाहे आप इसका कोई कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए, एम की एक 1 ले लीजिए, चलिए देखिए मैं 1 ले रहा हूँ, रख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 0 यानी 1 वैल्यू यहाँ आएगी, 1 वैल्यू यहाँ आएगी, तो यानी यहाँ पर बचेगा डी एक्स। तो डी एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स। क्या होता है समाकलन, एक्स। लिमिट रखेंगे तो कैसी आ गई, बाउंडेड वैल्यू आ गई, यानी कि फंक्शंस की वैल्यू कैसी है, बाउंडेड, और लिमिट कैसी है अपनी, फाइनाइट। लिमिट कैसी यहाँ पर, फाइनाइट है, और फंक्शनल वैल्यूज बाउंडेड है, तो यानी कौन सा इंटीग्रल बन गया, प्रॉपर इंटीग्रल। और प्रॉपर इंटीग्रल आप जानते हैं वो कैसा होता है, हमेशा कन्वर्जेंट होता है, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला केस आपको सेटिस्फाई हो गया होगा। आगे देखते हैं सेकंड केस। व्हेन एम एंड आर बोथ लेस 1, यानी जब दोनों ही हमारे लेस 1 होंगे, यानी नेगेटिव वैल्यू, यानी 2 रख दीजिए यहाँ पर, -2, तो देखिए नेगेटिव नीचे जाएगा, तो यानी फंक्शनल वैल्यू क्या होगी, अनबाउंडेड होगी, क्योंकि नीचे जाएगा फिर इसका जो हमें बनाएंगे तो यानी कुछ निगेटिव अपरिभाषित रुक जा सकता है इस लिमिट पर, तो वही हमने लिखा है। देन जब दोनों नेगेटिव हो गए, द इंटीग्रल वैल्यू एफ ऑफ एक्स इज अनबाउंडेड एट एक्स बराबर 0 एंड एक्स बराबर 1 पर। ये कैसे होगी, तो इसमें वैल्यूज रख कर देख लीजिएगा, फिर उसका समाकलन कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। यदि समाकलन नहीं बनता है तो आप वो उस वीडियो को देखिएगा, मैंने वीडियो में विथ एग्जाम्पल्स के बताता जा रहा हूँ, मीनिंग्स भी रखे हैं इसमें, वैल्यूज रख कर के भी बताया है मैंने, ठीक है। तो आइए देखेंगे आगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक फाइनाइट लिमिट में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, एक फाइनाइट लिमिट के लिए ए ले लिया, आप चाहते हैं कुछ भी ले सकते हैं, मैंने ए ले लिया। तो यहाँ से 0 से ए, आप जानते हैं समाकलन की प्रॉपर्टी से क्या होता है, कोई एरिया यदि इतना है तो उसको बीच बीच में तोड़ करके भी जोड़ा जा सकता है ना, समाकलन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो इस प्रकार से आपके 2 इंटीग्रल बना। अब हमें I1 और I2 को अलग अलग इनको चेक करना है, इनकी कन्वर्जेंसी। यदि ये हमारी कन्वर्जेंस हो जाएगा, ये कन्वर्जेंस हो जाएगा, तो दोनों का योगफल भी कन्वर्जेंस होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हम देखते हैं फिर क्या करना है। देखिए I1 को हमने ले लिया, जब हमने I1 को ले लिया तो यहाँ पर देखिएगा, तो समझिएगा I1 को लिया तो 0 से ए, फिर देखिए इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए 0 रखेंगे तो ये अनबाउंडेड आएगा क्योंकि पहले ही था, और चूंकि ये तो आपकी फाइनाइट लिमिट है तो ये पर तो होगा नहीं। तो देखिए अब हमारे पास फॉर्मूला रहता है म्यू टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, यानी ये होता है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या है, ए की 0 है, तो 0 एक्स की पावर म्यू एफ ऑफ एक्स, ये आपका फॉर्मूला होता है जब लोअर लिमिट दी गई होती है, यानी लोअर लिमिट पर अनबाउंडेड होता है तब ये फॉर्मूला लगता है ए प्लस 0 एक्स माइनस ए। अब चूंकि ए की वैल्यू 0 है यहाँ पर, तो यहाँ पर सीधा आ जाएगा एक्स की पावर म्यू। इसको सॉल्व किया थोड़ा हमने, इस पूरी कंडीशन जी हमारा इसका वैल्यू 1 होगी, कब होगी 1 देखेंगे तो जब आपकी म्यू प्लस एन माइनस 1 बराबर कितना हो, 0 हो, नहीं हो गई। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसकी वैल्यूज 1 लाने के लिए ये, अब देखिए कंडीशंस लगा दीजिए, क्योंकि आपको पता है दोनों वैल्यू निगेटिव थी, तो इसके अकॉर्डिंग यदि एम की वैल्यू 0 से 1 थी तो इसमें आप रखते जाइएगा, तो इसमें भी आपकी म्यू की वैल्यू जो है इसी के बीच में आएगी। तो आपकी जब आपका म्यू का मान 1 से छोटा होता है तो इसका मतलब वो कन्वर्जेंट है। और जब आप लेस 1 यानी निगेटिव वैल्यूज यहाँ पर रखिएगा, देखिए निगेटिव रखेंगे, जैसे -2 रख दिया तो यानी प्लस का 3 आएगा, यानी 1 से ज़्यादा आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा तो मतलब वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। इसी प्रकार से हमने I2 ले लिया, I2 के हमने लिया तो यहाँ पे देखिए फाइनाइट लिमिट है लेकिन फंक्शनल वैल्यू कैसी है, अनबाउंडेड है, तो इसका मतलब प्रॉपर इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ना, ठीक है। देखेंगे तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाए, अनबाउंडेड एक्स बराबर 1 पर, तो वो लगाएंगे, वो कौन सी है, अपर लिमिट। अपर लिमिट में हमारा ये फॉर्मूला लगता है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास ये कंडीशंस इतनी
आ गई है। फिर हम यहाँ से चेक करेंगे तो देखिएगा कैसे, तो देखिएगा इसकी वैल्यू हमारी जो है 1 होगी। कब होगी? जब हमारे पास जो है इसकी वैल्यू 0 हो जाए। किसकी वैल्यू 0 हो जाए? ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने फिर वही बना लिया, तो ये आ गया। बहुत ही, मैं वीडियो देख लीजिएगा आप, मैं डिस्क्रिप्शन में जितने भी इससे रिलेटेड वीडियोज होंगे मैं सभी डाल दूँगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए अब थर्ड देखेंगे, थर्ड केस, जब एम नेगेटिव हो यानी एक से छोटा हो और एन एक से बड़ा हो या बराबर, तो ये हमारे पास x बराबर 0 रहेगा, है ना। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा तब इस कंडीशंस में हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और देखिए आप सोच रहे हो कि मैंने I1 इसमें क्यों नहीं लिया, देखिएगा I1 बनाएंगे तो उसमें देखिए फाइनाइट लिमिट बन जाएगी। कैसी लिमिट बन जाएगी? फाइनाइट लिमिट बन जाएगी इस वजह से, ठीक है। तो आगे बढ़े, तो ये केस लगाया, वही फिर फॉर्मूला लगाया और यहाँ पर फिर से हमने वही केस लगाया, तो इस प्रकार से फिर से हमें वही स्टेटमेंट मिल चुका है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं हम क्या करेंगे आगे। आगे देखेंगे, चौथा पार्ट देखेंगे, इफ़ यदि m का मान 1 से बड़ा या बराबर हो और n का मान 1 से छोटा हो, तब इस कंडीशंस में आप जानते हैं x बराबर 1 पर होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा वहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू जो है हम 1 पर लगाएंगे, तो यानी ये फॉर्मूला लगाएंगे जो अपर बाउंड का होता है, तो यहाँ से कंडीशन 1 बनेगी, ये केस बन गया, यहाँ से ये हमारी इस प्रकार से केस बन जाएगा। तो यानी कि जो हमारा, यदि हमने दूसरा केस सीख लिया इसका, तो हमारा तीसरा और चौथा आसानी से हम कर ले जाएंगे, यानी बहुत ही सिंपल से हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने बीटा फंक्शंस को देख लिया। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन आने की संभावना में है। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, एवेल्यूट 0 से लेकर इन्फिनिटी, यानी कि हमारे पास ये जो सवाल है वो डिफरेंशिएशन मेथड से लगाना, यानी कि अल्फा पैरामीटर की सहायता से। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो फंक्शन दिया होता है उसको फाई ऑफ ए मान लेते हैं। तो फाई ऑफ ए मान लिया, जो हमारा इतना जो फंक्शन है जहाँ पर एफ ऑफ एक्स कॉमा ए क्या हो जाएगा, ये फंक्शन होता है, ठीक है। क्योंकि देख रहे हैं फंक्शन जो है वो एक्स और ए का फलन है, ठीक है। इसको हमने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू ए। देखिए जब भी डिफरेंशिएशन कहते हैं तो उसके सापेक्ष में यदि ए लगाओ तो इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन किया जा रहा है ए की सापेक्ष। डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिएगा ए के सापेक्ष करना, तो ये तो कांस्टेंट राशि होगी, तो इसका टेन इनवर्स का होगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर ए का होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। देखिए अभी इसमें तुरंत हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं जो डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन एडजस्ट कर रहा अथवा नहीं कर रहा, तो पहले हमें शो करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन कर रहा अथवा नहीं कर रहा। तो इस कंडीशन में हमें क्या दिखाना पड़ेगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस और बाउंडेड दिखाना पड़ता है। तो देखिएगा क्या करना है हमें, जो हमारा फंक्शन होता है उसको लीजिए और उसको हम देख सकते हैं बाउंडेड, जी तो जानते हैं इसकी वैल्यू π/2 आएगी, है ना, इतने तक बाउंडेड होता है। जी वैल्यू रख दी तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया। इसी प्रकार से जो हमने अवकलन किया उसको हमने सॉल्व किया। देखिए ये राशि हम यदि इसको छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है और हमारा बड़ी बड़ी राशि हो जाएगी, यानी ये ऐसा लिखूंगा, तो हमारे पास बचा इतना फंक्शन। जब ये इतना फंक्शन बचेगा तो आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, देख सकते हैं हमारे पास दो इंटीग्रल आए, दीज इंटीग्रल ये और ये कैसे हैं, कन्वर्जेंट हो गया। अभी ये नहीं है कि आप कन्वर्जेंट मौखिक आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक्स की वैल्यूज कितनी है, यहाँ से कॉमन करेंगे तो माइनस में जाएगी, है ना, क्योंकि पहले अपर माइनस लोअर होता है ना मान पावर की, तो म्यू टेस्ट के अकॉर्डिंग जे कन्वर्जेंट है और जे कन्वर्जेंट है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों इंटीग्रल कन्वर्जेंट, और देख रहे हैं दोनों ही हमारे कन्वर्जेंट है तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तो हो ही जाएंगे। तो जब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड भी होगा, यानी डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब डिफरेंशिएशन कर रहा तो यानी हमारे पास जो फाई डैश ऑफ ए है, यानी कि ये जो आया वो फाई डैश ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ ए सब एक्स में एक्स कॉमा ए डी एक्स रख देते हैं। बस इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन कर लेना है और हमारा जो है आसानी से जो है इतना आ जाएगा। अब देखिए इतनी कि हमें पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन इससे लॉन्ग में आना है तो लॉन्ग के अकॉर्डिंग ही लगना चाहिए। हमने क्या किया, यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, यही हमने इंटरमीडिएट में पढ़ा है, तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाया, थोड़ी देर के लिए हमने एक्स स्क्वायर बराबर टी रख दिया, कुछ नहीं अब काली रखा है, ठीक है। तो जी आ गया। आप जानते हैं इसका एक फैक्टर टी बराबर -1 रखेगा तो रख देंगे, तो हमारे पास सिंपली कैपिटल ए का मान ये आ गया। कंपेयरिंग करा देंगे किसके, टी के गुणांक की कंपेयरिंग कराएंगे तो हमारे पास बी की वैल्यूज भी निकल आएगी। ये वैल्यू पुनः हम
इसी इक्वेशंस में रख देंगे तो हमारे पास जी मिल जाएगा। और हम थर्ड से ले लेंगे तो 5 डैश ऑफ ए बराबर जी आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है हमें, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन देखिए बहुत ही आसान है। इस इंटीग्रेशन करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको डायरेक्ट कर दीजिए, या आप क्या करें, ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन करेंगे और फिर ये कट जाएगा, फिर आप करें तब भी है। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैं बता देंगे, दोनों ही में अलग अलग आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिस रूप में प्रूफ करा रहा हो तो उसी रूप में करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, कॉमन किया पहले हमने ए स्क्वायर यहाँ से, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, इतना बचा। इसका देखिए 10 किसका फॉर्मूला बनेगा, 10 इनवर्स एक्स का नहीं बन गया। जी इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो 1/a, और ए की वैल्यू 1/a है यहाँ पर, 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1/a। तो इसका इंटीग्रेशन किया ये, फर्स्ट लोअर लिमिट अपर लिमिट रख दी तो हमारे पास निकल के आ गया ये। ठीक है, अब हमने इसका इंटीग्रेशन करा देंगे तो अपने पास फाई ऑफ ए हो जाएगा, और इस यार पे प्लस सी आ जाएगा, है ना। और देखिए ए के सापेक्ष हो रहा है तो ये किस क्या हो जाएगा, लॉग, तो लॉग जी आ गया, तो ये अपना चौथा इक्वेशन हो जाएगा। अब हमें चाहिए सी की वैल्यू निकालना है, तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है तो उसमें रख देंगे 0, तो हमारे पास फाई ऑफ 0 की वैल्यू निकल आई 0। इसी प्रकार से हमारे पास फाई ऑफ ए यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी हमने क्या रख देंगे, ए बराबर 0 रख देंगे, तो हमारे पास जो यहाँ से भी फाई ऑफ वैल्यू की ये वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब हम ये पुनः इस इक्वेशन और एक इक्वेशन को बराबर करा देंगे तो सी की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 0, और रख देंगे पुनः हम इसी इक्वेशन में, तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा फाई ऑफ ए की वैल्यू हमें इतने निकल आई। और फाई ऑफ ए के मतलब जो हमारा इंटीग्रेशन था उसकी वैल्यू हमारी निकल आई ये। ठीक है, एक तरीका ये है, और एक तरीका और है, लेकिन आप चाहें तो कोई भी तरीका लगा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा तरीका लगाना चाहते हैं। देखिएगा, अब हमने क्या किया, उसको हमने कॉमन नहीं किया, ये इसको बना रहा, तो देखिएगा 1/a 10 इनवर्स ए एक्स माइनस, इसमें लिमिट रखी तो π/2 आया, क्योंकि ए स्क्वायर -1 यहाँ से यहाँ कट गया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन किया, वही तरीका फिर अपनाया तो यहाँ से हमारा जी आया, यानी तरीका जो किया हमने डिफरेंट में अलग अलग आए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये हो गए। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, अच्छा है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u एट x, y, z हुज ए पॉइंट जे लाई ऑन दी सरफेस इतने बार। ठीक है, तो हमारे पास जो कंडीशन दी जाती है उसको u बराबर तुरंत हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, जो हमारी सब्जेक्टेड टू कंडीशन होती है उसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो हमें फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करना पड़ता है, जो du होता है उसको 0 के बराबर करना पड़ता है, यानी du है। ठीक है, 0 कराएंगे, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफरेंस क्योंकि एक्स वाई 3 4 हैं तो इस वजह से इसमें क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड से होगा, करेंगे तो कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन हमारा ये आ जाएगा। इसी प्रकार से हम इसका भी डिफ्रेंशिएशन 2 का कर देते, तरीका समझ लीजिए, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स आप जानते हैं न्यूमेरिकल का खजाना होता है ना। फिजिक्स में क्या है, हमारे पास जो हेडिंग होती हैं उनका क्लियर होता है कि ये क्वेश्चन आने हैं, और ज़्यादा उसमें कुछ रहता नहीं है कि नहीं। लेकिन मैथमेटिक्स में जो है क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, और कभी भी क्वेश्चन चेंज होकर आ सकता है, तो उसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और उसमें न्यूमेरिकल भी है जो गिने चुने ही आते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो मैथमेटिक्स थोड़ा बड़ा है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन समझिएगा। क्या करेंगे हम, तरीके समझना है, दोनों इक्वेशन दी रहेंगी, उनको हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन करने के पश्चात हम जितना कट रहा हो काट देते हैं, उसे बाकी इक्वेशंस हम मान लेते हैं। जैसे हमने इस इक्वेशंस को माना थर्ड कह दिया, इसको हमने फोर्थ कह दिया, चाहे तो हम 8 का यहाँ से भाग भी दे सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन 4 आ गई। अब हमें इसके पश्चात क्या करना है, जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन होती है, थर्ड में हम किससे गुणा कराएंगे, ध्यान रखिएगा 1 से, और जो हमारे पास इसमें इससे है उसमें कराएंगे हम लैम्डा से। यदि हमारा दूसरा एक और हमारी कंडीशन, किसी हमें 2 कंडीशन दी रही होंगी, समझिएगा, तरीके समझना है, किसी में एक कंडीशन और दे दी जाएगी, तो उसमें हमें 1 लैम्डा म्यू क्रमशः हमें मल्टीप्लाई कराना, फिर उन सभी को जोड़ देना है। तो हमें क्या कर देंगे, देखिएगा हमने क्या कराया, मल्टीप्लाई बाई थर्ड में 1 से एंड फोर्थ में लैम्डा से, एंड सबको फिर एडिंग कर दिया और कॉमन कर लिया dx dy dz, और हमने जो 0 था उसको हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब कंपेयरिंग करा देंगे तो हमारे पास जो है ये वैल्यू बराबर 0 के, यहाँ से ये 0 के और ये 0 के, यानी हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली x/a² की, यहाँ से y/b² की, यहाँ z² / c² की।
इनमें यदि गुणा करा दें तो हमें एक सिमेट्री मिल जाएगी, गुणा कराए तो हमारे पास ये आ गया। इन सबको जोड़ दिया, देखिएगा जी हमारी इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 1 दी गई है। तो हमारे पास ये कंडीशंस आ गई। और देखिएगा ये -XYZ डिवाइड में लैम्डा किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमने क्या किया, x -YZ बराबर ये अपना आया था, तो इसकी जगह पर हमने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो x की वैल्यू निकल के आ गई AY√3 नहीं आ गई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर इसी प्रकार से y की वैल्यू निकाल ली, इसी प्रकार से z की वैल्यूज निकाल ली ना। अब क्या करना हमें, अब हमें चूंकि देखिएगा वो कह रहा मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो यानी हमें पहले क्या करना पड़ेगा, आपने पढ़ा होगा BSc सेकेंड ईयर में 2 वेरिएबल्स में आपने पढ़ा होगा क्या, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो वही हमें मेथड इसमें लगाना है। तो इसमें तरीका समझना है बस, एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मानते हैं और जो जेड फंक्शन होता है उसे डिपेंडेंट फंक्शन, डिपेंडेंट मीन्स जो जेड होता है वो एक्स वाई का फलन मानते हैं। तो हमें क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट u बराबर दिया रहता है, यानी u बराबर क्या दिया गया है 8XYZ, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे पार्शियली, करेंगे डेल यू डेल एक्स के सापेक्ष। ठीक है, हमेशा जो एक्स के सापेक्ष कीजिएगा। देखिएगा फर्स्ट सेकंड से होगा तो 8x का होगा तो 1 ये। और चूँकि y चूँकि पार्शियली होता है तो y कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, और z चूँकि फंक्शन XYZ का, तो इस z का होगा, यानी 8XSYZ। और हमें चाहिए डेल जेड डेल एक्स की वैल्यू, तो हमें कंडीशन ये वाली दी गई होती है। तो हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू, इसका पार्शियली करा देते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। ये पुनः यहाँ पर रख देते हैं, हमारे पास ये आ जाता। फिर इसको पुनः हम एक बार फिर से पार्शियली कराते हैं, तो डेल यू डेल x2 कराएंगे। तो फिर वही तरीका है फर्स्ट सेकंड से, जहाँ पर इसमें देखिएगा कहाँ पर, यहाँ पर देखिएगा 8YZ, तो इसकी क्या हो जाएगी, समझ सकते हैं आप, जेड है 8Y, लेकिन जेड का होगा तो डेल जेड डेल और इसका फर्स्ट सेकंड से हो जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड ये। अब यहाँ पर देख रहे हैं माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ, देखिएगा निगेटिव आ गई, आर की वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव। अब जो आप जानते जब पहली लिमिट निगेटिव आ जाता तो समझ लीजिएगा वो मिनिमम, ये वैल्यूज भी रखेंगे तो क्या आएगा, जी निगेटिव ही आएगा, नहीं आएगा। जब ये निगेटिव आएगा तो इसका मतलब यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। निगेटिव पे क्या होता है, मैक्सिमम। तो इस प्रकार से कह सकते पुटिंग XYZ ये वैल्यू पुट कर देंगे उसी इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमारे पास जो है निकल के आ जाता है यू मैक्सिमम। तो इस प्रकार से हमें लगाया जाता है। चलिए और देखते हैं, फिर और समझ जाओगे। देखिए एक और मैंने मैक्सिमम मिनिमम का ले लिया। देखिए फाइंड द मिनिमम, यानी मिनिमम निकालना है, उससे कह रहा है मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी, तो यानी अपन को XYZ तक वो चलना पड़ेगा, यानी अपन को आर जो यानी डबल पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पहले तो अपना जो तरीका वो करेंगे, तो फर्स्ट सेकंड जो माना उसको तुरंत मान लेना है, और जो पहला दिया जाता है उसे यू मान लेते हैं। ठीक है, अब फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा के लिए ये कर दिया, और इसी प्रकार से हमने इस कंडीशंस का डिफ्रेंशिएशन किया, तो ये चौथा आ गया। तो इसमें हमने क्रमशः 1 एन लैम्डा से मल्टीप्लाई कराया, यानी कंपेयरिंग कराने के पश्चात हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक्स की वैल्यूज निकाल ली क्रमशः XYZ की। XYZ की वैल्यू निकालने के बाद जब पुनः हम इक्वेशन सेकंड में रख दिया, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड होगी हमें ये, पुनः लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दी तो हमें XYZ की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें सिद्ध करना कि मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम के लिए हमें क्या करना पड़ा था, वही तरीका अपनाएंगे। XY को हमें क्या मानना है, इंडिपेंडेंट, एंड Z को वेरिएबल फंक्शंस मानना है। तो यहाँ से हमने कंडीशन ये दी गई थी, इसका पार्शियली करेगा तो हमारे पास ये, अब हमें ये चाहिए डेल जेड डेल एक्स की वैल्यू, तो हमें ये कंडीशन जो दी जाती है वहाँ से निकालते हैं डेल जेड डेल एक्स की। यहाँ पर रखा तो देख रहे हैं ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, जब ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो है हमारा फंक्शन मिनिमम है। तो इस प्रकार से हमारे पास जब ये मिनिमम है तो हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विच इज़ पॉसिबल टू XYZ के लिए मिनिमम हो जाएगा। ठीक है जी, हमारे पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को जब हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते तो हमें मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो जाएगी ये। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, और साथ ही आप इनको भी आप सीइंग कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इन क्वेश्चंस को, ये भी आने के चांसेस है, तो इनको भी फोकस कीजिएगा। डिस्कस दी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ यू इतनी। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम क्या चाहिए, ये तो सिंपल है। आप इसमें जो है आपको जो मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है, तो आप मेथड को देखिएगा तो आपको लगा लेंगे, बहुत सिंपल है। इसी प्रकार फाइंड द मैक्सिमम अथवा मिनिमम वैल्यू इसकी सब्जेक्टेड टू कंडीशंस ये, इसमें भी हम u बराबर मान लेंगे, चाहे तो इसका लॉग लेकर के इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, या फिर डायरेक्ट कर लीजिएगा फर्स्ट सेकंड से, आपका आंसर आएगा। ठीक है, नहीं आता तो आप मुझे ज़्यादा चूँकि समय बचा नहीं तो आपको तुरंत सुबह ही मुझे कर देना, तो मैं सुबह इसको लगा कर दे दूँगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला।
देखेंगे हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। इफ़ एफ बिलोंग्स आर रीमन इंटीग्रल है और जी भी है, तब हमें एफ इंटू जी को भी दिखाना है कि वो भी रीमन इंटीग्रल होगा। ठीक है जी, वैसा ही है जैसे दो और तीन दोनों ही इंटीजर हैं, यानी इनका योगफल भी इंटीजर गुणनफल भी इंटीजर होगा। तो ये इस टाइप की थ्योरम से आसान होती है। तो हमारे पास देखिए जब जी इंटीजर ये रीमन इंटीग्रल है तो यानी वो बाउंडेड फंक्शन होता है। ठीक है, तो वही हमने लिखा कि एफ ऑफ जी चूँकि रीमन इंटीग्रल है तो इस प्रकार से वो क्या होगा, बाउंडेड होंगे दोनों। जब बाउंडेड होंगे तो हमारे पास मान लेंगे किसी एम जो हमारा पॉइंट है, बिंदु है या इंटीजर है, रियल नंबर है, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है ये बाउंडेड है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखिए रीमन इंटीग्रल इसको दिखा तो इसका मल्टीप्लाई को भी बाउंडेड होना चाहिए। तो हमें क्या कर लिए, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कराया तो ये इस प्रकार। अब आप जानते हैं ये कंडीशन से यहाँ होल्ड कराया तो हमारे पास एम स्क्वायर आ गया। तो एम स्क्वायर भी तो एक कोई रियल नंबर होगा नहीं होगा, जैसे दो है, दो का वर्क करेंगे तो चार, एक चार भी आपका क्या है, एक रियल नंबर है। तो इस प्रकार से ये भी बाउंडेड हो गया। जैसे इस प्रकार से कह दिया एफ इंटू जी क्या है, बाउंडेड है। अब हमें चाहिए जो हमारे पास रीमन इंटीग्रल की कंडीशंस को प्रूव करना, तभी तो हम इसको कह सकते हैं। हमें प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या है, हमें पार्टीशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने कह दिया P1 एंड P2 क्या है, हमारी पार्टीशन है, एप्सिलॉन को मान लिए। तो हमारे पास एक थ्योरम हमने प्रूव की थी। वैसे हम कहें तो रीमन इंटीग्रल यदि आप, मैंने उसको पूरा लगभग करा दिया है। यदि आप रीमन इंटीग्रल के सभी वीडियो देख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका बच के नहीं आएगा जी, मेरी गारंटी है, पूरे आप करके जाओगे। ठीक है, तो देखिएगा हमने ये थ्योरम प्रूव की थी, P1 पार्टीशन यदि P2 पार्टीशन है तो रिलेशन ये होता है। लेकिन यदि इनमें जब भी हम रिफाइनमेंट यूनियन ले लेते हैं तब हमारे P1 P2 हट जाते हैं, ओनली P रह जाता है सभी जगह। तो देखिएगा वही मैंने यहाँ पर लिया है। आगे देखिएगा मैंने क्या किया, P रिफाइनमेंट के तौर पर यूनियन ले लिया, P1 यूनियन P2 P है, और पार्टीशन को मैंने इस प्रकार से डिफाइन कर दिया। आपने यदि रीमन इंटीग्रल पढ़ लिया तो आप पार्टीशन आसानी से समझ जाओगे। तो सो डेट हमें सिद्ध करना P रिफाइनमेंट ऑफ दिया, क्योंकि अब पता ही है रिफाइनमेंट है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये कंडीशंस आ जाएगी। ठीक है, यानी जो आपके P1 P2 थे उसके अकॉर्डिंग ओनली P आ जाएगा, रिफाइनमेंट मान लिया है। अब देखिए हमें चाहिए मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज। तो हमने क्रमशः क्या किया, एम आर, कैपिटल एम आर एच, एम आर डैश, इस प्रकार से हमने ये मान लिए। तो इनमें क्रमशः मान लिया एफ इंटू जी की हमने मान लिए स्मॉल एम आर, कैपिटल एम आर, इस प्रकार क्रमशः मान लीजिए। तो इससे इंटरवल के अकॉर्डिंग मान लिए। ठीक है, अब हमारे पास एक्स वाई बिलोंग करा दिए तो हमारे पास ये कंडीशन हमें ये फिलहाल हमने ले लेना है। ठीक है, क्योंकि एफ इंटू जी लेना है, जो जिस प्रकार से आप कंटिन्यूस में दिखाते हैं वैसे ही हमने ले लिया। इसे तो देखेंगे तो आप जानते हैं फंक्शन है जी एफ इंटू जी, या ये फंक्शन है तो आप जानते हैं कि यदि एक्स है तो वो उसके अंदर भी चला जाता है इस प्रकार से। ठीक है, हमने क्या किया, जी वाई यहाँ एफ ऑफ एक्स जोड़ दिया, उतना ही घटा दिया। अब यहाँ से मैंने कॉमन कर लिया, जी वाई यहाँ से कॉमन किया तो हमारे पास जी आ गया, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमन है तो कॉमन किया तो जी आ गया। तो देखिएगा अब चूंकि आप जानते हैं मॉड की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लेस इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर मॉड प्रॉपर्टी लगाई, तो इसकी वैल्यू जानते हैं कैपिटल एम है, इसकी वैल्यू जी है। अब इनकी वैल्यू हमने मानी थी, है ना। देखिए जी हाईएस्ट मान सकते हैं, जी लोएस्ट मान सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने माना कि जी देखिए इसको इसमें कैपिटल एम आर इस माइनस स्मॉल एम आर कर दिया। फिर हमने इसमें ले लिए समेसन और डेल एक्स आर से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि हमें अपर रिमेंशन और लोअर रिमेंशन के रूप में रिलेशन लाना, यानी हमें ये ऐसी कंडीशंस को बनाना है। तो आगे देखेंगे हम यहाँ से क्या करना है हमें, देखिएगा फिर क्या करना है हमें। इस प्रकार से हमने देखा ये फॉर्मूला हमारा बन गया, इसको सॉल्व किया तो ये, तो यही तो हमारी कंडीशंस होती है रीमन इंटीग्रल की। तो दस इस प्रकार से कह सकते हैं हमारा आंसर जो है स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। और साथ ही आपको ये देखना है इफ़ एफ इंटू जी रीमन इंटीग्रल है तो देन हमें ये प्रूव करना। तो इसका मैं वीडियो करा चुका हूँ ऑलरेडी, मैंने वीडियो की लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और साथ ही आपको ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, तो समझिएगा एक्स कॉमा डी वी यानी मैट्रिक स्पेस है, एम पॉजिटिव नंबर है, और साथ ही अपना कोई ये मैट्रिक्स एक अलग एन उधर मैट्रिक्स है। तो हमें क्या करना है, तो हमारे पास एक कंडीशन ये है, तो हमें इस प्रकार से हमें इसको दिखाना है कि ये मैट्रिक स्पेस बी स्टार भी होगा। तो इसके लिए हमें जानते हैं आप किसी भी मैट्रिक्स को दिखाने के लिए 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी होती है नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी। तो डी चूँकि मैट्रिक स्पेस है तो हमारे पास ये कंडीशन जरूर होगी नॉन नेगेटिविटी। तो हमने एक एम तो जानते हैं, एम इसमें स्पष्ट तौर पर हमारा क्या है, ग्रेटर जीरो होगा, है ना। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे पास इसमें क्या करेंगे हम,
डी एम से पहले मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर इसमें से भाग दे देंगे, तो हमारे पास ये कंडीशन हम बना लेंगे। ठीक है, जब ये कंडीशन बना लेंगे तो इसका मतलब, और ये देख रहे हैं इसके बराबर है, तो डी स्टार यहाँ लग देंगे, तो हमारी नॉन निगेटिविटी कंडीशन जो है वो भी प्रूफ हो जाएगी। बैलेंस प्रॉपर्टी देखिएगा, बैलेंस प्रॉपर्टी में डी स्टार इस प्रकार से आप रखिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, सिमेट्री प्रॉपर्टी, अब मुझे थोड़ी स्पीड लेना पड़ेगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये समझिएगा, आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, आगे देखेंगे हम यहाँ से क्या करना है हमें, समझिएगा। ट्राइंगल प्रॉपर्टी में देखिएगा, ये होती है ट्राइंगल में, यहाँ पर हमने रखा, तो देखिएगा खाली हमने क्या किया, एम था यहाँ पर, तो देखिएगा कुछ नहीं किया, हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास जी आ गया, इसको फिर अलग अलग भाग दे दिया और ये कंडीशन अप्लाई करी तो हमारे पास जी आ गया, तो हमारे पास जो है ट्राइंगल प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। तो इस प्रकार से कह सकते हैं डी स्टार इज बाउंडेड है विथ इसके इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन ये भी हल हो जाएगा। ठीक है, आगे दूसरा देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करना है, कॉन्टिन्यूटी दिखाना है, तो कॉन्टिन्यूस है अथवा नहीं है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़, जब भी आपके यहाँ पर डिफरेंट ऑड पावर होती है तो इसमें आप जो है एक्स बराबर आर कॉस थीटा एंड एक्स बराबर आर साइन थीटा का उपयोग ना करें। इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ओनली कर्व मानकर ही हल करना है। ठीक है, कर्व मानकर हल करिएगा। जब भी यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर वाई स्क्वायर होगा तब आपको जो है मानना है यहाँ पर क्या, एक्स बराबर कॉस थीटा यानी आर साइन थीटा। ठीक है, इस प्रकार से मानेंगे तब आपको आसानी होगी। देखिएगा क्या करना, हमने चूँकि ऑड पावर थी इस वजह से हमने एक कर्व लिया वाई बराबर एम एक्स। ठीक है, कर्व लिया और आपको यह देखिए कॉन्टिन्यूटी तब होता है जब आप वो सिमल्टेनियस लिमिट्स होल्ड कर रही हो, वो दिखा देंगे यदि सिमल्टेनियस लिमिट होल्ड कर रही तब तो ये कॉन्टिन्यूस है अथवा नहीं है। देखिएगा सिंपल है, कर्व आपने ये ले लिया, कोई भी कर्व आप दो मान लीजिए, हमने देखिए जनरल माना है, आप कोई भी ले लीजिए। ठीक है, तो हमने कुछ कर्व ऐसी भी लेना है कि ये कुछ कट जाए, यानी आपको अच्छे से मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर वाई बराबर एम एक्स लिया, तो देख रहे हैं हमने सोचा यहाँ पर देखिए रखा, तो यानी हमारा जो कॉमन होकर ये कट जाएगा एक्स क्यू से एक्स क्यू, यानी कोई वेरिएबल ना बचे, ऐसा थोड़ा सोच करके लेना। देखिए एम की वैल्यू जो भी रखते जाएंगे वैसी वैल्यू इनकी बदलती जाएगी, जब वैल्यूज बदलेगी तो इसका मतलब जो है सिमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही, तो इसका मतलब एफ ऑफ ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस यानी कंटिन्यूस नहीं है। सेकंड देखते हैं, तो हमारे पास ये है, देखिएगा मैंने इसको भी ऐसा वैसे ही किया है। देखिएगा तो ये कंडीशन से, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो मैंने लगाऊंगा इसमें वही तरीका, एप्सिलॉन मान लिया, अब ये कंडीशन ले ली मैंने, अब देखिए पुटिंग कर दिया मैंने आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा रख दिया यहाँ पर, तो देखिएगा ये आ गया इतना। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर अंडर रूट को भी देखना है तो हमने ये मानना है। ठीक है, इसकी मैंने तरीका है बताया है मैंने वीडियोज में, देखिए ये रखा है और ये रखा, तो देखिएगा एप्सिलॉन आ गया और एप्सिलॉन की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, डेल की संबंध बन जाएगा, तो इस प्रकार से हमारी कंडीशन ये बन जाएगी, यानी सिमल्टेनियस लिमिट होल्ड हो जाएगी, इस प्रकार से हमारा ये भी प्रूफ हो जाएगा। चलिए डिफाइन कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यानी कन्वर्जेंट सीक्वेंस डिफाइन करना है, कौन सी सीक्वेंस डिफेंस करना है और साथ ही हमें ये वाली थ्योरम प्रूव करनी है। तो देखिएगा कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, मैंने इसको पढ़ाया भी है, तो आप जो है वीडियो में जाकर देख सकते हैं मैट्रिक स्पेस की, तो उसमें आप देख लीजिएगा, है बहुत ही सिंपल है, लैंग्वेज सीधी है। इसी प्रकार से कौची सीक्वेंस की डेफिनेशन में कुछ नहीं है, यहाँ पर जीरो पर ये होता है, यानी एस जीरो पर, यहाँ पर इन जनरल एम के लिए होता है या क्यू के लिए। ठीक है, तो ये कौची सीक्वेंस होता है। अब इसकी थ्योरम रही, तो थ्योरम देखिए बहुत ही सरल है, कुछ कठिन नहीं है। आपका फंक्शन एस एन क्या है, कन्वर्जेंट है, तो वो दिखाना कि कोई भी सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है तो वो तो कौन सी सीक्वेंस होता है। लेकिन उल्टा नहीं, आप यदि मैट्रिक स्पेस पढ़ें तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी ये मत सोच लीजिएगा मैट्रिक स्पेस में कि यदि वो कन्वर्जेंट है तो अपना कौन सी सीक्वेंस तो होता है, लेकिन कौन सी सीक्वेंस है तो ये ज़रूरी नहीं तो वो कन्वर्जेंट हो। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा सरल है, कन्वर्जेंट, तो देखिएगा हमने कन्वर्जेंट एस जीरो पर मान लिए, तो हमारे पास ये डेफिनेशंस होती है। इसी प्रकार से इन जनरल ले लेंगे तो ऐसे हम, अब हमने ट्राइंगल प्रॉपर्टी पढ़ी तो लगा दी यहाँ से, तो यहाँ से सिंपल आपका सिद्ध हो गया। यही तो है, बहुत ही आसान है, तो आसानी से कर लीजिएगा, लॉन्ग आंसर में संभावना है इनकी आने की। ठीक है, तो देख सकते हैं, हमने ये देख लिया। अगला देखते हैं, 9वां क्वेश्चन देखेंगे, स्टेट एंड प्रूव बोलियानो-वेट्रास थ्योरम। तो इसको भी आपको करना है, मैंने इसको कराया 2017 के सॉल्यूशन पेपर में, मैं उसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन की लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जो है इसको तैयार कर लीजिए, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने कराया है। ठीक है, अगला देखते हैं, डिस्क्राइब द टेलर थ्योरम्स विद द सुइटेबल एग्जाम्स। तो इसको भी मैंने 2017 के उसमें दिया, तो इसको भी लिंक दूंगा, तो आपको वहाँ पर भी आपका अच्छा काम बन जाएगा। ठीक है,
टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ गामा फंक्शन। तो इसको भी मैं करा चुका हूँ, तो वीडियो डाल दूंगा, तो वहाँ पर जो है आपके जो जितने भी डाउट रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन डिफाइन डिराइव सेट ऑफ ए सेट, यानी हमें डिराइव सेट को डिफाइन करना और साथ ही हमें इनकी डिराइव सेट निकालना है। तो बहुत ही आसान है, समझिएगा। लैंग्वेज डेफिनेशन आइए, जितने भी हमारे किसी सेट में हमारे लिमिट पॉइंट्स होंगे तो उनका संग्रह ही हमारा क्या है, मोटी भाषा में कहें तो डिराइव सेट है। तो डिराइव सेट को डिनोटेड कर दें डिराइव सेट ऑफ ए और ए डैश से। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से करती है, लेकिन यदि हमारा जो सेट बन गया, यदि इसी के अंतर्गत फिर से ड्राइव सेट निकालना होता तो उसे बोलते हैं सेकंड ड्राइव सेट। क्या समझिए, ड्राइव सेट हमारा ये है और इसी के अंतर्गत फिर निकालना हो तो उसे डबल सेकंड डेरिवेटिव कहते हैं, और उसी के अंदर फिर निकालेंगे तो उसे थर्ड निकालते हैं। इसी प्रकार से इसे कहते हैं। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल लगाते हैं हम पहले। तो न्यूमेरिकल कैसे लगाना देखिएगा, न्यूमेरिकल बड़ा आसान होता है। हमारे पास ये देखिए दो वेरिएबल है, तो यानी किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा। हमने एम को फिक्स कर दिया, एम को फिक्स कर दिया और एन के मान रख दिए, तो हमारे पास ये सेट मिला। देखिए अब यहाँ पर देखिए एम की वैल्यू, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो एक कंडीशन के बाद यहाँ पर वन आ जाएगा, है ना। तो वन ही हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट्स हो जाएगा। तो यानी जब एम बराबर वन रखते हैं तो लिमिट पॉइंट हमारे क्या मिलता है, वन मिलता है। अब जब मैं इसकी वीडियो अभी बनाएंगे तो अभी आप सीख लीजिए, क्योंकि समय कम है तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, वीडियो चूँकि बढ़ रहा है इस वजह से। ठीक है, आप मुझे पर्सनल पूछ सकते हैं। इफ़ एम बराबर टू, जब हम टू रखेंगे तो एक कंडीशन बाद जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो वन बाई टू बचेगा, यहाँ पर नहीं बचेगा, वन बाई टू बचेगा। तो वन बाई टू देख सकते हैं इन सभी के आसपास से, चाहे आप देख लीजिए, चाहे यदि आप इन सबको भाग आगे देंगे तो वन बाई टू की जो सभी वैल्यूज नज़दीक है, यानी नेबरहुड बनेगा। नेबरहुड बनेगा तो यानी वन बाई टू लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट यानी ये हो गया। इसी प्रकार तीन रखेंगे तो वन बाई थ्री आएगा। इसी प्रकार जब इन जनरल चलेंगे तो आपका ड्राइव सेट यानी इस प्रकार डिनोट कर दें, वन अपॉन एन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं वन, वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई फोर, इसी प्रकार से इन जनरल वन बाई एन आ जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं हम। अगला देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिएगा सेट हमारे पास ये है, तो इसमें देखिए रखेंगे तो ये थोड़ा तरीका लगाना है इसमें, क्योंकि हमें इसमें देख सकते हैं यहाँ से हमें कोई लिमिट स्पष्ट तौर पर यहाँ एन है, यहाँ एन है, तो यहाँ से हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते। यदि इन्फिनिटी लेंगे तो अनंत बटे अनंत बन जाएगी फॉर्म। तो इस कंडीशंस के हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जोड़ भाग कर देंगे तो यानी वन दिख रहा है, तो वन को हमें दिखाना कि लिमिट पॉइंट, तो इसका कंडीशन बना लेंगे हम, बहुत ही आसान है। नेबरहुड की कंडीशन बन जाएगी, देख रहे हैं ओपन इंटरवल बन गया, और जब ओपन इंटरवल है तो वो यानी एक नेबरहुड बन जाएगा, नेबरहुड बनेगा तो यानी किसके अंतर्गत बन रहा है, देख सकते हैं वन के अंतर्गत, तो वन ही हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट। एक ही लिमिट पॉइंट निकलेगा इन जनरल में, तो हमारे पास डी एस एन हो जाएगा वन, यानी डिराइव सेट हमारा निकल गया वन। अगला देखते हैं, सॉरी अभी उसी को और देख लीजिएगा, जो ये हमारा क्वेश्चन था वो कौन सा, इस क्वेश्चन को अभी पूरा नहीं हो, हमने लगा लिया था इतना, ये रह गया अधूरा, इसको भी देख लीजिए। अब देखिए अब हमने क्या करेंगे, एन को फिक्स कर देंगे और एम को बदलेंगे, तब भी वही तरीका है, यानी वो उसमें फिर क्या आएगा हमारा, वन अपॉन एम आएगा। ठीक है, अब देखिए एक कंडीशन और बन सकती है, दोनों के मान बदलते जाए, तो दोनों के मान बदलेंगे तो जीरो की ओर जाएगा, नहीं जाएगा, जीरो की ओर जाएगा तो इसका मतलब जीरो भी उसमें शामिल होगा, यानी यूनियन ले लेंगे वन अपॉन एन, यानी या तो वन अपॉन एन ले लीजिए या वन अपॉन एन, बात एक ही है। तो यानी हमारे पास ड्राइव सेट ये आ गया। अब देखिए इसका भी ड्राइव सेट निकल सकता है, नहीं निकल सकता, वन अपॉन एन का क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ यानी हमारे पास ड्राइव सेट इसका निकल के आ जाएगा कितना, एक सिंगल टन, यानी सॉरी जीरो होता है लिमिट पॉइंट, तो हमारे पास जीरो एक और हो जाएगा, यानी डबल निकल आया। यदि टेबल निकालना चाहे तो टेबल में तो हमारा जीरो का कुछ होता ही नहीं, यानी नल सेट निकलेगा। इस प्रकार से हमें ड्राइव सेट निकलेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द ऑर्डर्ड फील्ड क्यू ऑफ द रेशनल नंबर इज नॉट कंप्लीट। तो देखिए ये भी सरल है, आप लैंग्वेज समझेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो आप देखिए सेट डिनोटेड कर देंगे। देखिए जब इसका हम वर्ग ले लेंगे, दो को लेते हैं तो यानी दो का वर्ग लेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर दो लेस लेते हैं, यदि ये कंडीशन फॉलो कराते हैं तो एक्स बराबर रूट टू आता है। रूट टू कैसा है, इरेशनल होता है, नहीं होता, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कंडीशंस हो जाएगी। अब हमें दिखाना कि नो इसका ऑर्डर जो कंप्लीट नहीं होता, यानी हमें ऐसा सिद्ध करना है कि इसमें जितने भी हमारे अपर बाउंड इसमें मिलता ही नहीं है, कहीं पर कहीं कुछ मिलता है, फिर अगली बार करते तो कुछ और मिलता है, हमें ये सिद्ध करना है। हमें क्या करना है, एक सेट मान बी बराबर एक रिलेशन इस प्रकार से मान लेना है। तो बी स्क्वायर माइनस टू निकाला तो ये निकल आया, बी माइनस सी निकाला तो ये, बी माइनस टू इसलिए क्या, क्योंकि हमारे पास दो यहाँ से, यदि कुछ और मानते वैसे तो यही मान के चलिएगा आप। ठीक है, केस फर्स्ट ये यदि हम निगेटिव लेते हैं, चूँकि निगेटिव आप जानते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट है, इस वजह से निगेटिव पर एक भी हमें यहाँ पर बॉन्ड नहीं मिलेंगे, तो हमारे पास ये इतना आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम यहाँ से।
तो हमने वही लिखा है, ए कैन नॉट बी द अपर बाउंड फॉर ऑफ एस, सो इट कैन नॉट बी सुप्रीम फॉर एस, यानी कोई भी सुप्रीम या अपर बाउंड नहीं मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, यदि ए ग्रेटर देन जीरो और जी कंडीशन है तो आप देखिएगा जब वैल्यू जी रखेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा लेस जो है जीरो की आएगी। तो इस प्रकार से हमें जी रिलेशन यहाँ मिल गया। जी कौन सी जी वैल्यू जो है फर्स्ट एंड सेकंड में रखनी है जी वाली, ठीक है। तो उसी में देखकर हमें बी माइनस ए, तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ का क्या बी सबसे बड़ा, यानी बी सबसे बड़ा, तो इसका मतलब वो अपर बाउंड है, ठीक है। इसी प्रकार से ये बराबर दो लेंगे, अब क्योंकि बराबर दो लेते हैं तो वह अपरिमेय संख्या बन जाती है, और अपरिमेय संख्या बनी तो इसका मतलब उसमें कोई वो नहीं है, यानी इसमें हमें कुछ नहीं मिला। इसी प्रकार से हम आगे बढ़े तो यहाँ पर देखा बड़े, तो हमें आगे देखा तो यहाँ पर कंडीशन उल्टी बन गई, क्या बन गई, बी लेस ए, यानी यहाँ पर ए बड़ा हो गया। यानी एक तरीके से देखा जाए तो कभी ये बड़ा हो जाता है कभी ये बड़ा हो जाता है, इसका मतलब ये कि उसका ऑर्डर क्या है, कंप्लीट ही नहीं है, तो है ना। इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया है। आगे बढ़ेंगे हमारे पास, चलिए शॉर्ट आंसर देख लेते हैं। शॉर्ट आंसर में आपको पेन बॉल एंड क्लोज बॉल को हो सकता है आ जाए, तो आपको डिफाइंड इस प्रकार से करना है जिस चित्र के माध्यम से। यदि आपको फिर भी आप कहीं पर डाउट होता है तो आप जो है वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है तो वहाँ पर आप समझ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो चूँकि बढ़ रहा है इस वजह से जी आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा जी है इस प्रकार से, प्रूव दैट द सीरीज, इस प्रकार से कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली है इस इंटरवल के अंतर्गत। तो वही है, क्योंकि देखिए सीरीज है तो इसमें डब्ल्यू एम टेस्ट आसानी से लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। यू एन ऑफ एक्स लगाएंगे तो इसको कंपेयरिंग कराएंगे, यदि हम एक्स को छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है एक्स करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा करेंगे तो और जी इसका वैल्यू जो और छोटी हो जाएगी। यदि इसको छोड़ देंगे तो यानी वो वैल्यू जो हमारा इंटरवल बनेगा वो और बड़ा हो जाएगा जी। अब देखिए इसको वन को भी छोड़ देंगे तो और बड़ी राशि बन जाएगी, यानी अपन को क्या मिल गया, वन अपॉन एन स्क्वायर सीरीज मिल गई, ये सीरीज मिल गई। अब देखिए एन की वैल्यू जीरो लेंगे तो यानी डब्ल्यू एम टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या मिल जाएगी जी, यूनिफॉर्मली बन जाएगी सेकंड लेवल में। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अगला देखते क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल इज क्या। तो इसमें देखिएगा सीधा सीधा आपकी दो फंक्शन आपको आसानी से निकल रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा कंपेरिजन टेस्ट लग जाएगा। तो इसमें देखिए ये बना हमारे पास, कंपेरिजन टेस्ट लगाने के लिए आप लिमिट को फाइनाइट कर सकते हो। देखिए ये फाइनाइट बन गया तो इसका मतलब ये प्रॉपर बाय प्रॉपर है, तो ये कन्वर्जेंट है। हमारे पास ये बचे, इसको हमें दिखाना है कन्वर्जेंट है। तो इसके लिए हमें क्या किया, ये सीरीज है तो इस सीरीज को हमने क्या किया, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स लिया, इसको हमने मॉड ले लिया, जी हमारा सीरीज जी ऑफ एक्स निकल आया, जी ऑफ एक्स निकल आया। जी ऑफ एक्स देख सकते हैं, जी वाला हमने बहुत पहले लगाया हुआ है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, हमेशा कन्वर्जेंट होता है। जब ये कन्वर्जेंट तो इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है हमारा ये वाला भी कन्वर्जेंट। तो इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन टेस्ट वो क्या हो जाएगा हमारा जो है कन्वर्जेंस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हम चौथा देखते हैं, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इस इंटीग्रल को हमें टेस्ट करना। देखिए ये तरीके से ये है, तो इसको हम चाहे दोनों से लगा सकते हैं, कंपेरिजन टेस्ट से भी लगा सकते हैं और साथ ही हम जो है इसको एबल टेस्ट के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं, जिसको आपको अकॉर्डिंग लगाना हो लगा सकते हैं। एबल टेस्ट उसके अकॉर्डिंग लगा तो पूरा का मॉड लेंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको चूँकि देखिए ये दिया इंटरवल आपको एक रियल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो ये वैल्यू भी लेस हो जाएगी, तो अपना बचेगा ये मोनोटोन पे भी दिख जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसमें जो है वो वाला टेस्ट भी लगा सकते हैं। यदि आपको इसमें कंपेरिजन टेस्ट को यदि लगाना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी इसको डाल चुका हूँ, है ना। उसको डिस्क्रिप्शन में मैं सभी की वीडियो देता चलूँगी। वैसे तो आप इसी को सीख लीजिए, अच्छा तरीका है। देखिए लेट एफ ऑफ एक्स आपके पास साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर फाइव ऑफ एक्स जे। अब आप में क्या होता है, एक फंक्शन को आपको मोनोटोनिक डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग दिखाना होता है और दूसरे फंक्शन को हमें कन्वर्जेंट दिखाना होता है। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन को लिया। आप देखिए ये सवाल हम लगा कर आए हैं अभी पिछले क्वेश्चन नंबर 3, देखा स्पष्ट तौर पर हमें दिख जाएगा कि ये कन्वर्जेंट है, और देख सकते हैं ये घट रहा है क्रम से, घट रहा था यानी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, और बाउंडेड भी है जी, है ना। एक टाइम कंडीशन क्या बाउंड हो जाएगा तो हमारे पास ये वेल टेस्ट के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगी, कंडीशंस अप्रूव हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सो डेट द सिक्वेंस ये, तो हमें सिक्वेंस दिखाना कि ये कन्वर्जेंस है। तो एक सिक्वेंस को कन्वर्जेंस दिखाने के लिए कितनी दो कंडीशंस होना चाहिए, वो बाउंडेड होना चाहिए, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना चाहिए, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसको बाउंडेड दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसका एक अधिक टर्म्स ले लेते हैं और घटा देते हैं, घटाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर ये हमारा ग्रेटर जीरो है। ग्रेटर जीरो है मतलब क्या है, बढ़ता जा रहा है। हमने जब इसको घटाया तो देखा जीरो से बड़ा आया, यानी बढ़ रहा था, यानी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, ठीक। आगे बढ़े, अब हमें बाउंडेड दिखाना। बाउंडेड दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसका मॉड ले लेंगे तो देख सकते हैं जब हम वन को छोड़ देंगे तो वन सब जगह वन अपॉन है, यानी जी आया, है ना। जी कंडीशन लगा दी ना, हम इसको सेटिस्फाई कर लेगा। देख सकते हैं वन पर ये क्या है, बाउंडेड है। जब बाउंडेड भी है और वो है तो यानी इसका मतलब ये
कन्वर्जेंट है। इस प्रकार से हमारा जी भी हो गया। अगला देखते हैं रीमन इंटीग्रल का फेल से ये भी संभावना है। सो डेट द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर के इज द रीमन इंटीग्रल है, और के यहाँ पर कांस्टेंट है। या फिर ऐसा भी आपको पूछ सकता है कि प्रूव डेट द कांस्टेंट फंक्शन इज रीमन इंटीग्रल होता है। तो देखिए फंक्शन कांस्टेंट है हमारा, तो इसकी चाहे कोई सी वैल्यू रखते जाएंगे हमें ऐसा कांस्टेंट ही मिलेगी, है ना, क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल है ही नहीं है। तो हमारे पास ये है। देखिएगा इसके लिए हमें पार्टीशन मानना पड़ेगा, तो पार्टीशन पी मान लिया, और पार्टीशन पी माना तो हमें आई आर यानी कि आई आर की भी ज़रूरत पड़ेगी, ये ले लिया। अब हमें सुप्रीम एंड इन्फीमम की वैल्यू निकाल ज़रूरत पड़ेगी, तो इन्फीमम एंड सुप्रीम वैल्यू ले ली। और हमें चाहिए क्या हमें निकालना है, हमें दिखाना है कि ये एफ ऑफ एक्स रीमन इंटीग्रल है, तो हमें ये अपर जो है लोअर इंटीग्रल चाहिए और अपर रीमन इंटीग्रल। तो इसके निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला जी डेल आर होता है। डेल आर को हमने सॉल्व करना बताया है आपको, बी माइनस ए होता है। तो इसको हमें यहाँ से किया, तो यहाँ पर देखिएगा हमें अपर रीमन इंटीग्रल मिला, वो भी उतना ही मिला, यानी दोनों को बराबर करा देंगे तो हमारे पास कंडीशंस वही आ जाएगी, यानी हमें प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा कि यह फिर क्या है, रीमन इंटीग्रल है। आगे बढ़ेंगे, हमें सिद्ध करना है कि एवेल्यूट लिमिट एन टेस्ट टू इन्फिनिटी 1/n, और लिमिट है हमारी n+1 से लेकर ये वाला लिख ही सकते हैं हम 1/n है। या 1/n कंडीशन देखें तो समझ जाइएगा हमें कंडीशन इस प्रकार से बन रही है। एस एन बराबर हमें दिया गया है ये, है ना, थोड़ा एक एक्स्ट्रा पावर लेकर चल रहा है। ठीक है, ये ले लेंगे और SN+1 ये ले लिया। अब हमें फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, इस फॉर्मूले को लगाएंगे, यहाँ पर रख देंगे, रखेंगे, फिर इसको बस सॉल्व ही करना है और कुछ नहीं है। सॉल्व कर रखे देंगे सभी वैल्यूज, रखने के बाद ये जो कट रही हैं उन्हें काट देंगे, और बाकी हमारे पास जो बचा ये बचा, इसकी वैल्यू हम जानते ये होती है, तो 4/e वैल्यूज निकल आएगी। अगला देखते हैं हमें यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 है, सो डेट द क्यू ऑफ रेशनल नंबर का जो सेट होता है वो काउंटेबल होता है। तो आप जानते हैं क्यू इस प्रकार से होता है, रेशनल नंबर होता है, तो आप एक मैपिंग डिफाइन करेंगे इस प्रकार से। अब देखिए एफ ऑफ पी वाई क्यू है, यहाँ पर ये होता है। ठीक है, क्योंकि पी ओ क्यू क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव। तो देखिए इंटीजर है, तो यानी कि वो आप जो एन बाई क्रॉस एन का होता है, आप यहाँ से मान ही चुकी है। आप जानते हैं जी नेचुरल नंबर क्या होता है, हमेशा काउंटेबल होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं एन इज काउंटेबल, देयर क्यू पॉजिटिव इज आल्सो काउंटेबल। तो इस प्रकार जब क्यू पॉजिटिव काउंटेबल तो क्यू नेगेटिव भी काउंटेबल होगा, है ना। जब ये काउंटेबल तो इसका यूनियन भी काउंटेबल होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये भी प्रूफ हो जाएगी। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन से, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9। देखिए सो डेट द फंक्शन, हमारे पास ये फंक्शन इज यूनिफॉर्मली होगी सेंट्रल में। देखिए हम कोई बिंदु या सेंट्रल में ले लेंगे, इस प्रकार से ले लिया। अब देखिए x1 है, मोड चूँकि मोड है, मोड राशि हमेशा देखिए पॉजिटिव पे होती है, तो पॉजिटिव से ये बाउंडेड होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो फर्दर लेट, आप ये मत सोच लीजिएगा -2 यहाँ, इससे नहीं है, ये मोड है, मोड में पॉजिटिव से ही बाउंडेड होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कंटिन्यूअस को दिखाने का। तो ये लगाया तो बस इसको हमें सेट करते जाना है, करते जाने के बाद ये कंडीशंस को लाना है किसी तरह। तो ये कंडीशन आ गई, बाकी में मान रख देना है आपको, रख देंगे तो हमारे पास जी एप्सिलॉन बाई जी आ गया, बस कंडीशन हो गई, हमारा प्रूफ हो गई यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए डिफाइंड लिमिट एंड नेबरहुड, तो ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ, आप आसानी से देख सकते हैं, इनकी डेफिनेशंस तो आप बुक से भी देख सकते हैं ना। लेट एफ ऑफ जी बी बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन एनी पार्टीशंस, तो अपने पास ये थ्योरम्स, इस थ्योरम्स को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो इसकी मैं जो है लिंक आपको दे दूँगा, तो आप देख सकती हैं, आप बुक में भी आप समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल थ्योरम से आप आसानी से कर लीजिएगा। जो भी कठिन सी सवाल थी मैंने उनको करा चुका हूँ, करवाता जा रहा हूँ, है ना। काउंटेबल हमें क्या कंप्यूट करना है, यानी ज्ञात करना है लोअर रीमन सम अपर रीमन सम डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर ये। देखिएगा जब आपका पार्टीशन इतना दिया होता है, पार्टीशन दिया है, हमने लिख दिया दूसरे पे, लेकिन उसी के साथ है पार्टीशन। आपको जब भी पार्टीशन दिया रहे, यानी कब, जब दिया रहे, तो आपको ये मेथड लगाना है। तो डेल आर निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है, और जहाँ पर एन जो होता है वो जो होता है आपका ये वैल्यू जो होती है नंबर ऑफ ऑर्डिनेट -1, यानी आपकी 5 कितने ऑर्डिनेट है, 5 है, 5 में से एक घटा देंगे 4, तो यहाँ से आपकी वैल्यू डेल आर की वैल्यू 1/4 आ गई। ठीक है, या फिर ऐसे से इससे भी निकाल सकते हैं I1 के। अब I1 का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप ये इसमें पार्टीशन कितने बनाए जा सकते हैं, तो उनको बना लीजिए, क्रमशः 4 ही बनते हैं, क्योंकि यहाँ से आपने देख लिया। डेल R1 निकालेंगे तो फॉर्मूला आप जानते हैं, -j/a में 2-1, तो ये कर दिए। इसी प्रकार से करते जाएंगे तो हमारे पास आपके मान 1/4 आ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जो इंटरवल बने उनको क्रमशः ऐसे 4 लिख लीजिएगा, उन सभी के हम इस प्रकार से बाउंड्री लिख देंगे। ठीक, लिख देंगे तो देखिए जो छोटी वैल्यू है तो इस इंटरवल के लिए ये मिनिमम होगी, ये मैक्सिमम होगी। इसी प्रकार से फंक्शन ये है,
अब चूंकि फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर के रूप में ना कि एक्स के रूप में, तो हमें इसका वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क कर देंगे सभी का। लोअर रीमन सम का फॉर्मूला लगाए तो जी है, वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू लोअर रीमन सम की निकल आएगी। इसी प्रकार का अपर रीमन सम की फॉर्मूला रख देंगे, वही फॉर्मूला बनेगा, तो इसी प्रकार से ये निकल आएगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 समझिए। यूजिंग एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स, ये है एफ। आप देखिए आपको एप्सिलॉन डेल की डेफिनेशन लगाए, तो अभी हम लगाते ही तो चलिए आए हैं सभी डेफिनेशन इसी में। तो फंक्शन आपको ये दे दिया, तो आप जानते हैं एक्स माइनस ये क्या होता है, डेल होता है। डेफिनेशन में ये अप्लाई करना, लेकिन आपके पास ये कंडीशन मौजूद है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इनको मिला देंगे तो आपको सिंपली जो है बहुत ही छोटा क्वेश्चन से आप लगा सकते हैं आसानी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ये सबसेट इन ए मैट्रिक्स, यानी कोई सबसेट में वो यदि ओपन है तो इफ़ एंड ओनली इफ, यानी इसको दोनों तरीके से हमें प्रूव करना है। इट इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, यानी कि प्रत्येक नेबरहुड का क्या होता है, वो बिंदु होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे तो यदि देखिए पहली मानते हैं हम ओपन है, तो हमने क्या किया, पहले मान लिया ओपन है। जब ओपन है तो हमें दिखाना पड़ेगा कि प्रत्येक नेबरहुड है, प्रत्येक बिंदु यानी कि ए बिंदु का नेबरहुड है। ठीक है, यहाँ से देखिए बी प्रूव डेट इट इज़ द नेबरहुड ऑफ ईच इट्स पॉइंट। ठीक है, तो देखिएगा चूँकि ए ओपन है आपका, अब जानते हैं स्वयं का सबसेट होता है, नहीं होता है, यानी किसी के भाई ने तो वो स्वयं का अपने भाई मान सकता है कि नहीं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं स्वयं का स्वयं, देखिए वही तो कंडीशन बन गई आपकी नेबरहुड वाली, यानी कह सकते हैं कि ए इज ए नेबरहुड ऑफ ए ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो हमारे पास ये देखिए, अब इसको उल्टा मानना है कन्वर्जली, तो कन्वर्जली आप दिखाने के लिए आपके पास ये नाउ लेट भी है ईच एक पास ये मान लिए, तो हमें दिखाना कि ये जो पेन है, देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए, सिंस चूँकि ये नेबरहुड है तो आपके पास ये कंडीशंस होगी, जी एक्स ओपन होना चाहिए, है ना। तो इनका यूनियन भी क्या होगा, ओपन होगा, क्योंकि हम थ्योरम करके आए हैं। जब थ्योरम करके आए हैं तो हमने दिखा दिया कि जी ओपन है। अब चूँकि हमें ए को ओपन दिखाना, तो देखिए नाउ प्रूव्ड ए इज ओपन, ओपन दिखाना तो यानी ए बराबर हम ऐसा भी ले सकते हैं कि जो एक्स की जगह पे ए भी हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ओपन सेट हो वो तो ऑलरेडी दिख जाएगा, क्योंकि यूनियन है तो ओपन सेट है, ए जो ओपन हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल। तो इसको लगा लीजिएगा, सरल कंपेरिजन टेस्ट लगा लोगे। प्रूफ डेट द, हमें ये प्रूफ करना, तो इसको आप जो है कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है, आप समझेंगे तो तुरंत आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, प्रूफ डेट एवरी ओपन स्फीयर इन ए मैट्रिक स्पेस इज ओपन सेट होता है, यानी प्रत्येक ओपन स्फीयर क्या होता है, ओपन सेट होता है। मैंने इसका कराया हुआ है, आप प्ले लिस्ट जाइए, मैट्रिक ये वाली थ्योरम आपको मिल जाएगी। इन ए मैट्रिक स्पेस इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन होता है, तो ये भी मैंने कराया है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। फाइंड द सुप्रीम, मैंने इन्फीमा जी में 2017 की में सभी क्वेश्चंस करा चुका हूँ, तो इनको भी आप देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल होता है। ये देखना है ये कहाँ तक जा सकता है, जहाँ सूक्ष्मतम जा सकता है तो उसे हम जो है लोअर हो जाता है, और जहाँ अधिकतम जा सकता है वो आपका मिनिमम सॉरी मैक्सिमम हो जाता है, और मैक्सिमम पे आप जानते हैं सुप्रीम यानी इन्फीमम क्रमशः होती है। ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, प्रूव डेट यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स इज ओपन सेट होता है, यानी यूनियन किसी ओपन बॉल्स का होता है, या स्पीयर बॉल्स को स्पीयर भी कहते हैं, इज ओपन सेट होता है, जिसको भी मैं करा चुका हूँ। तो है ना, क्लोजर को डिफाइन करना सीख लीजिएगा, खाली लैंग्वेज है उसको सीख लीजिएगा, ठीक है, किताब से। 22वां क्वेश्चन, इन ए मैट्रिक स्पेस एवरी क्लोज्ड स्फीयर इज क्लोज सेट होता है, यानी प्रत्येक क्या होता है, क्लोज है, तो इसको भी मैंने कराया, तो इसको भी आप कर लीजिएगा अच्छे से। मैं सभी का डिस्क्रिप्शन में क्रमशः लिंक दे दूंगा, आप जो है क्रमशः देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, लेट एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है, तो आप बेसिक कर भी सकते हैं। इसमें देखिए पार्टीशन दिया नहीं, मानना पड़ेगा, तो यानी इन जनरल मानना पड़ेगा। जब इन जनरल मानेंगे तो आप जो है वही मेन तरीका जो है आपका वही है, अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ये शायद आपकी बुक में भी मिल जाएगा, आप आसानी से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन आपका इस प्रकार, सो डेट द सिक्वेंस एस एन डिफाइंड बाई S1 बराबर 1 S1 जी। अब देखिए जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहा है कि S1 दिया हो SN इन जनरल ये दिया हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपको करना क्या पड़ता है, बाउंडेड, मैंने क्या बताया कन्वर्जेंस दिखाना, तो बाउंडेड और आपको मोनोटोनिक दिखाना होता है। तो यहाँ से देखिएगा सबसे पहले आपको ये ले लेना है, यहाँ पर S1 और S2 निकाल लीजिएगा। S2 निकालें, देख सकते हैं S2 बड़ा है, तो यानी S2 ग्रेटर 1 यानी बढ़ रहा है। इन जनरल दिखा लीजिए, ये कंडीशन लेंगे तो इन जनरल दिखाने के लिए SN2 माइनस SN+1 निकालेंगे, देख सकते हैं SN+2 ग्रेटर SN+, यानी बढ़ता जा रहा है, यानी मोनोटोनिक आपको डिक्रीजिंग दिख गया, इंक्रीजिंग दिख गया है, सॉरी। जब ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिख जाएगा तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे,
तो शो डेट द एस एन बाउंडेड दिखाना। बाउंडेड दिखाने के लिए क्या करेंगे हम, एस एन प्लस 1 ले लिया हमने, इसको को हमें हल करना है, इसमें उतना जोड़ देंगे जिससे ये कट जाए, कटेंगे तो 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। तो यहाँ से आप जो है देख सकते हैं एस एन प्लस 1 3/2 पर बाउंडेड हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। तो S1 देख सकते हैं वो भी बाउंडेड है। इस प्रकार 10 इस प्रकार कह सकते हैं एस एन भी क्या होगा, बाउंडेड होगा, क्योंकि S1 आपका 1 इससे छोटा है ना। तो एस एन इज बाउंडेड है एबव बाई 3/2 से। इसी प्रकार से आपको लिमिट निकालना है, तो लिमिट में आप देखिए लिमिट एस एन बराबर एल मान लीजिए, तो इसमें एन प्लस 1 रख देंगे, यहाँ तो ये एन है नहीं है तो एल यहाँ पर रखिएगा, तो इसमें रख दीजिएगा, तो यहाँ से एल की वैल्यू फिर प्लस माइनस जाएगी। तो इस प्रकार से आप जो है लगाइएगा, मैथड सीख लीजिएगा, ठीक है। आप जो है इस थ्योरम्स को भी कर लीजिएगा, लेट एक्स कॉमा डी मैट्रिक स्पेस एक्स वाई और यानी 3 पॉइंट्स है, तो आपको ये प्रूफ करना है। तो इस प्रूफ को करने के लिए मैंने इसका वीडियो बनाया, तो आप मैं वीडियो को लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिए, फिर ऐसे आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। देखिए डी एक्स आपके ट्राइंगल इन क्वालिटी आप जानते हैं, एक्स वाई जेड करा देंगे और ट्राइंगल इन क्वालिटी क्रम से लगाते जाएंगे। साइड में आपको सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी है मैंने, यहाँ से देख सकते हैं आपके पास ये आ जाएगा, और यहाँ पर जब बस इन दोनों को मिला देंगे, मिलाने के पश्चात आपके पास ये जो कंडीशन है वो प्रूफ हो जाएगी, है ना। अगली थ्योरम्स हम देख सकते हैं यहाँ से, ये वाली लेट एक्स कॉमा डी ये मैट्रिक स्पेस है और आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, हमें प्रूफ करना है ये। तो इस प्रकार से करने के लिए हमारे पास क्या है, ये आपके पास है कंडीशन ट्राइंगल इनइक्वालिटी। जब आप एक्स एक्स डैश मानते हैं और वाई एक्स डैश मानते हैं, तो इस कंडीशंस में देखेंगे तो हमारे पास ये आपका बन जाएगा, ठीक है। लगा देंगे, वही तरीका है कि नहीं। तो ये है ना, ये कटा हुआ है, यानी कि जो आप पे एक्स वाई फिर एक्स डैश है, ठीक है। तो इसकी इसी के अकॉर्डिंग चलना है हमें, ठीक है, एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग। तो ये चलेंगे और फिर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो इस करते जाना है, किसी आपको क्रम से करना है और आगे बढ़ेंगे हम यहाँ से, तो हमारे पास ये क्रम से इतना ये प्रूफ हो जाएगी। आप समझिएगा, एक बार थोड़ा समय लगेगा तो आप समझ जाएंगे। अगली देखते हैं, अगली थ्योरम देखिए, लेट एक्स कॉमा डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड लेट डी एक्स कॉमा वाई मिनिमम 1 डी एक्स कॉमा वाई, तब देन डी को हमें मैट्रिक दिखाना। तो इसके लिए हमें नॉन नेगेटिविटी, देखिए डी एक्स कॉमा वाई 1 है और डी एक्स कॉमा डी एक्स वाई। अब देखिए दो पॉसिबल कंडीशन हो सकती है, 1 और डी एक्स वाई, ठीक है। मैंने इसको कराया, आप वीडियो पे देखिएगा, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इनको भी कर लीजिएगा साथ में, ठीक है। तो देखिएगा, तो देखिए जब 1 है तो देख सकते हैं ये ग्रेटर 0 तो है ही, और साथ में देख सकते हैं ये चूंकि ऑलरेडी है तो ये भी ग्रेटर 0, तो इस प्रकार से आपकी नॉन नेगेटिविटी भी प्रूफ हो जाएगी। बेनेस प्रॉपर्टी, तो आपके पास ये कंडीशन आप ऑलरेडी प्रूफ करके आए हैं, यहाँ से लेंगे तो आप चूँकि ये आपकी ऑलरेडी है, यहाँ से आपकी बेनेस प्रॉपर्टी भी सिद्ध हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। सिमेट्री प्रॉपर्टी, सिमेट्री प्रॉपर्टी में आपके पास 2 केसेस फिर से हैं, दोनों केस चूँकि ये ऑलरेडी मैट्रिक है, यहाँ से जो हम इनको एक्सचेंज कर देंगे, तो यहाँ से आप जो सिंपली जो है इनको एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये भी आ जाएगा। अगला देखते हैं हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी, थोड़ी ये हार्ड है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा आप बैठ करके, थोड़ा सा समय ही लगेगा, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक। थोड़ा यदि आपको नहीं आता समझ तो वीडियो की हिंट भी ले लीजिएगा, ठीक। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को आप जो अच्छे से फोकस कीजिए, और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इन क्वेश्चंस को तो करें ही, साथ में यदि आपको और भी समय मिले तो और भी क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिएगा, है ना। तो फिर मिलेंगे हम बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके एग्ज़ाम्स की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं कि आपका पेपर जो है अच्छे से जाए। फिर मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।